हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगी या फिर जो भी हम देखने वाले हैं वो होगा हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री से होंगे आपके, ठीक है, हिस्ट्री स्टैटिक जीके हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। कुछ मैं स्टैटिक जीके के आपको यहाँ पे टेस्ट के रूप में देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? टेस्ट के, ये समझ लो आप, ये हिस्ट्री का टेस्ट है आपका स्टैटिक जीके का। ठीक है, अगर आपसे मैं बोलूँ तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा? बोध वृक्ष है, कमल है, घोड़ा है, पहिया है। तो आपका इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका बी। ठीक है, कौन सा? बी। तो कमल क्या करता है आपका? कमल करता है, कमल और बैल गौतम बुद्ध के जन्म के प्रतीक के समान है। याद रखना, बैल और कमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आपको शायद ये कम दिख रहा होगा लेकिन हम इसे बता देते हैं। ये लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध का किस उम्र में निर्वाण मिला था। ठीक है, तो ये मिला था आपका, कब मिला था ये गौतम बुद्ध का निर्वाण जो मिला था? 35। कौन सी? बी हो जाएगा यहाँ पर सही। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने निरंजना नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, निर्वाण का मतलब क्या है? क्या है? ज्ञान प्राप्त किया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि मत्स्य, ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में स्थित है? किसकी राजधानी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में स्थित है? कहाँ पर है? मालवा में, पेशावर, जयपुर, बुंदेलखंड। तो ये कहाँ पर हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी जयपुर में। ठीक है, कहाँ पर है? जयपुर में है। अब इसकी हम देखते हैं डिटेलिंग। जयपुर विराटनगर पर वर्तमान में जयपुर के पास स्थित मत्स्य महाजनपद की राजधानी है। इसे पांडवों द्वारा अपने निर्वासन के 13वें वर्ष के दौरान छिपने के स्थान के रूप में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में बंदरगाहों का अधीक्षक कौन था? कहाँ पर? मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में बंदरगाहों का अधीक्षक कौन था? अधीक्षक कौन था? तो कौन था? तो ए है कि पटनाध्यक्ष, बी है मानाध्यक्ष, सी है कोषाध्यक्ष या फिर डी गणिकाध्यक्ष। तो ये थे आपके पटनाध्यक्ष। ठीक है, देखते हैं हम। ए हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पटनाध्यक्ष। ठीक है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित अधिकारियों के अनुसार पटनाध्यक्ष बंदरगाहों का अधीक्षक था। ठीक है, जो अर्थशास्त्र में जो उल्लेखित शब्द हैं ये एक शब्दावलियां हैं। ठीक है, जो हिस्ट्री में थी कि पटनाध्यक्ष कौन होते थे? तो बंदरगाहों के अध्यक्ष होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजाओं की लड़ाई को दर्शाया गया है? आपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, इनके बारे में सुना होगा। तो ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजाओं की लड़ाई को दर्शाया गया है? 7वां, 9वां, 8वां, 10वां। तो किसको दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है 7वें में। ठीक है, 10 राजाओं की लड़ाई या 10 राजन्य को ऋग्वेद के 7वें मंडल में दर्शाया गया है। इस लड़ाई के कारण भारत का गठन हुआ। ठीक है, भारत का गठन हुआ, जो धीरे धीरे भारतवर्ष हिंदुस्तान क्या बन गया? भारत से भारतवर्ष हिंदुस्तान और भारत में विकसित हुआ। यह भारत जनजाति के सुदास के खिलाफ 10 प्रमुख आदिवासी प्रमुखों के बीच लड़ाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक वैदिक युग में राजा के लिए प्रयुक्त समकक्ष शब्द है? ठीक है, जो क्या था कि प्रारंभिक वैदिक युग में राजा के लिए और कौन सा शब्द बोला जाता था? गोपति, गोमत, गोपा, गोमित्र। कौन था राजा के समकक्ष शब्द? तो देखते हैं, वो हो जाएगा गोपति।
आपका एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। प्रारंभिक वैदिक युग में राजा को गौपति के नाम से क्या है जाना जाता था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे ही जाते हैं। तो याद रखना, प्रारंभिक जब वैदिक युग था उसमें राजाओं को गौपति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन पांड्य, ठीक है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। टोंडी, मुशरी, मदुरै, कावेरीपट्टनम, कौन सी थी। निम्नलिखित में से कौन पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। टोंडी, मुशरी, मदुरै, कावेरीपट्टनम, तो कौन सी थी, तो वो थी आपकी मदुरै, ठीक है। कौन सी थी, मदुरै थी। मदुरै पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है, याद रखना, मदुरै पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। ये आपको मैं किसका स्टैटिक जीके में हम क्या देख रहे हैं, हिस्ट्री का टेस्ट करा रही हूँ, ठीक है। हिस्ट्री का टेस्ट अगर इससे आपका क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या है कि ये सब बातें क्या आपको पता होनी चाहिए। मदुरै पांड्य साम्राज्य क्या थी, राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन आनंद मठ के लेखक थे, ठीक है। कौन थे आनंद मठ के लेखक कौन थे। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, राजा राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक, कौन थे इन चारों में निम्नलिखित में से आनंद मठ, ठीक है। कौन सा आनंद मठ लेखक कौन थे, तो कौन थे तो देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी क्या थे आपके आनंद मठ के लेखक हैं। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था, क्या था, उपन्यास था, याद रखना ये बात, ठीक है। और क्या था, और 1882 में प्रकाशित हुआ था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से इस उपन्यास में प्रकाशित हुआ था। और 1700 के दशक के उत्तरार्ध का सन्यासी विद्रोह वह विद्रोह या जिस पर यह उपन्यास आधारित था। और इस उपन्यास में क्या था कि बंकिम चंद्र द्वारा प्रसिद्ध किया गया था। इस उपन्यास के आधार पर आनंद मठ एक हिंदी देशभक्ति फिल्म 1992, कब, 1992 में रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन हेमैन गुप्ता ने किया था, ठीक है। आनंद मठ की हिंदी देशभक्त फिल्म थी जो 1952 में क्या हुई थी, 1952 में आपकी क्या हुई थी, रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन किसने किया था, फिल्म का निर्देशन करने वाले थे हेमैन गुप्ता ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में माना जाता है। सैयद अहमद खान को, अमीर अली को, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को, नवाब शमीउल्लाह खान को, तो किसको माना जाता है, तो आप कहोगे क्वेश्चन आपका हो जाएगा सही सी, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान 1828 से लेकर 1893 19वीं सदी के मध्य बंगाल के क्या थे, एक प्रमुख व्यक्तित्व और मुस्लिम क्या थे, आधुनिकीकरण के अग्रदूत और मुस्लिम पुनर्जागरण के वास्तुकार उन महापुरुषों में से एक थे जो अपने निराश अपमानित रक्षक, कौन, निराश अपमानित के रक्षक के रूप में क्या है प्रकट हुए थे। औपनिवेशिक शासन के तहत देशवासियों को निराश और असंगठित उनका मुख्य योगदान शिक्षा के क्षेत्र में था। और वह यह समझने वाले पहले लोगों में से एक थे कि युवा बंगाली मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। वह समझ गए थे कि आधुनिक शिक्षा के प्रति पूर्वाग्रह के कारण बंगाल के मुसलमान क्या है कि हर चीज़ में पिछड़े गए थे, ठीक है। क्या हुआ था कि वे हर चीज़ में पिछड़ गए, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन उनके मन से इस आत्मा विनाशकारी पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सहायक गठबंधन में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। किसमें, सहायक, ठीक है, सहायक गठबंधन में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। अवध के नवाब थे या फिर हैदराबाद के निज़ाम थे या मदुरै के सुल्तान थे या त्रावणकोर के राजा थे, तो कौन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन हो जाएगा बी, हैदराबाद के निज़ाम। आप देखते हैं इसका डिटेलिंग देखते हैं कि सहायक गठबंधन कौन, सहायक गठबंधन प्रणाली के इस्तेमाल लॉर्ड वेलेज़ली भारत के गवर्नर जनरल द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति के क्या थे सीमा के भीतर लाने के लिए किया गया था, ठीक है।
इस सिद्धांत के तहत हैदराबाद के निजाम सभी शासकों में सबसे कमजोर 1798 ईस्वी में सहायक गठबंधन को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था और ब्रिटिश संरक्षण में आया था। ठीक है, ब्रिटिश संरक्षण में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत पूछे जाते हैं और इनकी संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव अपनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव अपनाया गया था, तो देखते हैं इसके। तो 1929 में। आपका क्वेश्चन सी सही है, 1929 में। कमेंट करके सब अपना आंसर दिया करो। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 26 दिसंबर से 1929 को लाहौर अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने उस सत्र के अध्यक्ष थे। यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, कब लिया गया था? 26 जनवरी 1930 को यह रूप क्या है ये कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यह निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आपके यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये देखा था हमने कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके के। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए हैं और ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा आपको मैं टेस्ट कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर यहीं पे करते हैं हम क्लास को ख़त्म और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको डाउट हो हमसे पूछ लीजिए। हम आपके कमेंट का ज़रूर हम आपको उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।